आज के टॉपिक का हमारा नाम है खिलाफत एजिटेशन एंड द नॉन कॉपरेशन मूवमेंट। एजिटेशन का मतलब मूवमेंट होता है, ठीक है, इस बात को आप याद रखिएगा। खिलाफत मूवमेंट बोलो या फिर खिलाफत एजिटेशन बोलो, दोनों का मतलब सेम है। तो इस टॉपिक में हम लोग खिलाफत मूवमेंट के बारे में बात करेंगे और नॉन कॉपरेशन मूवमेंट के बारे में भी बात करेंगे। चलिए शुरू करते हैं। क्या लिखा हुआ है, देखिए। इन 1920 द ब्रिटिश इम्पोज्ड अ हार्श ट्रीटी ऑन द तुर्किश सुल्तान और खलीफा। यहाँ पे ना थोड़ा सा हम आपको ना इसके पीछे का बैकग्राउंड बताते हैं क्या है, तभी आपको ये चीज़ समझ में आएगा। देखिए, जब फर्स्ट वर्ल्ड वॉर शुरू हुआ 1914 में और ख़त्म हुआ 1918 में, यानी कि फर्स्ट वर्ल्ड वॉर पूरा 4 साल चला था, ठीक है। इस दौरान ना ऑटमन एम्पायर नाम करके एक बहुत बड़ा साम्राज्य हुआ करता था, ठीक है। ऑटमन एम्पायर फर्स्ट वर्ल्ड वॉर में हार गया था, ठीक है। और फर्स्ट वर्ल्ड वॉर हारने के, हालांकि जब फर्स्ट वर्ल्ड हुआ था फर्स्ट वर्ल्ड वॉर, तो उसके पीछे ना कारण मतलब कि ये कहा गया था कि जो हारेगा उसको अपना कंट्री को छोड़ना पड़ेगा और जितना भी धन संपत्ति होगा सारे के सारे उसको दे देने पड़ेंगे जो कि जीतेगा, ठीक है। तो याद रखेगा कि फर्स्ट वर्ल्ड वॉर जो है 1914 में शुरू हुआ, 1918 में खत्म हुआ और दो ग्रुप के बीच में लड़ा गया था फर्स्ट वर्ल्ड वॉर। अकेला आदमी कौन लड़ता है ना, दो ग्रुप के बीच में लड़ा गया। तो फर्स्ट वर्ल्ड वॉर में ऑटमन एम्पायर जो है ना हार गया था और जीत कौन गया था, अंग्रेज लोग, ठीक है। अब जैसा कि अंग्रेज जीता, ऑटमन एम्पायर हारा, तो अब क्या करना पड़ेगा, अंग्रेजों को सारा का सारा रिसोर्स दे देना पड़ेगा। यानी कि अब सारा का सारा रिसोर्स ऑटमन एम्पायर के किसके हाथ में आएगा, अंग्रेजों के हाथ में आएगा। तो अब यहाँ पे 1920 में, यानी कि 1918 में युद्ध खत्म हुआ, 1920 में चूंकि ऑटमन एम्पायर तो हार ही चुका था, तो 1920 में ब्रिटिश ने एकदम बहुत ही हार्श ट्रीटी लगा दिया किसके ऊपर, ऑटमन एम्पायर के ऊपर। ये ऑटमन एम्पायर के नाम से हम लोग इसको पहले जानते थे, लेकिन आज हम लोग इसी ऑटमन एम्पायर को टर्की के नाम से जानते हैं। याद रखिएगा इस बात को, ऑटमन एम्पायर इसका नाम पहले का था, लेकिन आज ऑटमन एम्पायर नहीं है, लेकिन आज आपको इसके जगह पे नाम मिल जाएगा टर्की, ठीक है। तो उस समय पे टर्की का जो बहुत बड़ा राजा हुआ करता था, इस तरीके से आप कह लो कि वहाँ का जो मालिक था ऑटमन टर्की का, वो था कौन, खलीफा, ठीक है। और खलीफा चूंकि फर्स्ट वर्ल्ड वॉर में हार चुका था, तो नियम के अनुसार खलीफा को क्या करना पड़ेगा, ऑटमन एम्पायर छोड़ना पड़ेगा, प्लस उनके सारे पावर खत्म कर दिए जाएंगे और जितने सारे रिसोर्स हैं खलीफा के, वो सारे के सारे अंग्रेजों के कब्जे में चले जाएंगे। तो यहाँ पे ये हो रहा था कि जैसे ही फर्स्ट वर्ल्ड वॉर खत्म हुआ, वैसे ही 1920 में अंग्रेजों ने ऑटमन एम्पायर के राजा पे, यानी कि खलीफा पे, उन्होंने ट्रीटी साइन कर दिया। ट्रीटी साइन करने का मतलब ये है कि अब तुमको ऑटमन एम्पायर छोड़ना पड़ेगा और तुम्हारा सारा रिसोर्स हमारे कब्जे में आएगा, ठीक है। ये चीज वहां पे हो गया था। Indian Muslims wanted that the Khalifa should be allowed to retain control over Muslim sacred places in the erstwhile Ottoman Empire। ये जो खलीफा थे ना, ये मुस्लिम थे, ठीक है। अब देखो, और ये मुस्लिम के इतने बड़े लीडर थे कि मतलब दुनिया भर के मुस्लिम लोग अपना इनको ना मतलब मसीहा मानते थे। बात समझ में आ रही है? तो अब भाई जिनको आप मसीहा मानो और उसी का सिंहासन चला जाए तो क्या आपको बुरा नहीं लगेगा? बिल्कुल लगेगा। जैसे सपोज कीजिए, मान लीजिए कि जैसे अभी हमारे ब्रिटेन में हमारा एक हिंदू बन गया है प्राइम मिनिस्टर, ऋषि सुनक, है ना। अब उनको यदि वहाँ पे कोई टॉर्चर करे, कोई उसको मारे, तो क्या हम हिंदू को तकलीफ नहीं होगा? बिल्कुल होगा, है ना। उसी प्रकार से यहाँ पे ऑटमन एम्पायर में जो मुस्लिम के बहुत बड़े लीडर थे, बहुत बड़े गुरु थे, एक तरीके से आप कह सकते हैं, वो खलीफा था, उनको अपना सिंहासन छोड़ना पड़ रहा है, तो बताओ मुस्लिम लोगों को बुरा लगेगा कि नहीं लगेगा? बिल्कुल लगेगा। तो अब जितने भी हमारे इंडिया में मुस्लिम लोग थे, उनका यह मानना था कि खलीफा के पास जो पावर है, उनका जो ऑटमन एम्पायर है, उसको खत्म ना किया जाए। और ये खत्म कौन कर रहा था? ब्रिटिशर्स कर रहे थे। तो इनका ये कहना था, ठीक है। और याद रखिएगा कि ऑटमन एम्पायर को आज हम लोग टर्की के नाम से जानते हैं। फिर आगे क्या हुआ भाई, आगे देखो। द लीडर्स ऑफ द खिलाफत एजिटेशन वेयर मोहम्मद अली एंड शौकत अली। ये मोहम्मद अली और जो शौकत अली है ना, दोनों भाई हैं, इनको हम लोग अली ब्रदर के नाम से भी जानते हैं, ठीक है। अब देखो इसके पीछे ना थोड़ा सा आपको कहानी समझना पड़ेगा। इनका जो खलीफा था, इनको अपना पावर छोड़ना पड़ रहा है ऑटमन एम्पायर से, लेकिन ये तकलीफ हमारे भारत के मुस्लिम को क्यों हो रहा है? इसलिए हो रहा है क्योंकि ये उनको अपना मसीहा मानते थे, अपना लीडर मानते थे, है ना। तो इनको लगा कि यदि हमारे इंडियन के मुस्लिम को लगा कि यदि हम लोग अंग्रेजों के खिलाफ भारत में आंदोलन करेंगे तो हो सकता है कि अंग्रेजों का दिल थोड़ा सा पिघल जाए और वो हमारे मसीहा को, यानी कि हमारे खलीफा को छोड़ दे, वहां पे उसको वहां से गद्दी से ना हटाए। इसीलिए उन्होंने भारत में क्या किया, एक मूवमेंट
चालू किया और उस मूवमेंट का नाम पड़ गया खिलाफत मूवमेंट बोलो या फिर खिलाफत एजिटेशन बोलो, ठीक है। और खिलाफत मूवमेंट इसलिए नाम पड़ा क्योंकि हम लोग किसके खिलाफ मूवमेंट कर रहे थे, अंग्रेजों के खिलाफ, ठीक है। आगे बढ़ते हैं फिर। और भारत में इसको लीड करने का जिम्मेदारी किसके पास था, दो के पास, मोहम्मद अली और शौकत अली, तो ये दोनों इसके लीडर थे। उसके बाद गांधी जी ऑल्सो सपोर्टेड द खिलाफत एजिटेशन, और जैसा कि हमने कहा कि गांधी जी तो एकदम पूरी तरीके से खुले आदमी थे, वो चाहे हिंदू हो, मुस्लिम हो, सिख हो, ईसाई हो, हर किसी को वो मानते थे, है ना। तो गांधी जी ने कहा कि भाई तुम जो अब काम कर रहे हो मोहम्मद अली, शौकत अली, ये काम बहुत अच्छा है, अपने गुरु को बचाने के लिए तुम लोग ये सारा कुछ कर रहे हो, ये बहुत अच्छा है, हर कोई करता है, तो हम तुम्हारा साथ देंगे। गांधी जी ने कहा बहुत अच्छी बात है ना। तो गांधी जी ने भी खिलाफत मूवमेंट में उनका साथ दिया, कोई डाउट अब इसमें। तो खिलाफत मूवमेंट के बारे में यदि आपसे कहा जाए तो खिलाफत मूवमेंट के बारे में ना आप एकदम कहानी की तरह बताइएगा। ऐसे बताइए कि ऑटमन एम्पायर का जो राजा था वो था हमारा खलीफा, और ऑटमन एम्पायर फर्स्ट वर्ल्ड वॉर में हार चुका था, जिसके वजह से अंग्रेजों ने उसके ऊपर ट्रीटी साइन कर दिया कि तुमको अपना राज्य छोड़ना पड़ेगा, तुम्हारे जितने धन संपत्ति रिसोर्स है वो हमारे कब्जे में आ जाएगा। तो खलीफा के पावर को बचाने के लिए इंडियन मुस्लिम्स ने ये आंदोलन शुरू किया और ये कहना शुरू किया कि उनको वहां पे रहने दिया जाए, वो हमारे भगवान है, वो हमारे मसीहा है, उनको रहने दिया जाए। ये भारत में मूवमेंट हुआ और इसी मूवमेंट को भारत में नाम दिया गया खिलाफत मूवमेंट, ठीक है। और उस मूवमेंट को गांधी जी ने सपोर्ट भी किया था, लेकिन लीड किसके द्वारा किया जा रहा था, मोहम्मद अली और शौकत अली के अलावा, यही था हमारा खिलाफत मूवमेंट। अब बात करते हैं इसका दूसरा पहलू, नॉन कॉपरेशन मूवमेंट। ये क्या था, देखो नॉन कॉपरेशन मूवमेंट का मतलब है असहयोग आंदोलन, मतलब कि आप जो बोलोगे ना हम वो नहीं करेंगे, मतलब कि आपके साथ हम कॉपरेट नहीं करेंगे। आप बोलोगे ए फॉर एप्पल तो हम बोलेंगे ए फॉर एरोप्लेन भी, है कि नहीं। आप बोलोगे बी फॉर बॉल तो हम बोल देंगे बी फॉर बैट, इस प्रकार का भी होता है ना। यानी कि अंग्रेज जो अब हम लोगों को बोलेगा वो हम नहीं मानेंगे, इसी को कहेंगे नॉन कॉपरेशन मूवमेंट। आगे बढ़ते हैं, क्या होता है देखिए। द नॉन कॉपरेशन मूवमेंट गेन्ड मोमेंटम थ्रू 1921 और 22। तो 1921 और 22 के आसपास जो है नॉन कॉपरेशन मूवमेंट को बहुत ज़्यादा मोमेंटम मिल चुका था, यानी कि बहुत ज़्यादा ये बढ़ चुका था। मतलब ये हो गया कि हम अब यहाँ पे अंग्रेजों का साथ नहीं दे रहे थे, वो जो कह रहे थे हम नहीं कर रहे थे। इसके पीछे का और भी बहुत सारा रीजन है, जैसे देखो थाउजेंड्स ऑफ स्टूडेंट्स लेफ्ट गवर्नमेंट कंट्रोल्ड स्कूल्स एंड कॉलेजेस। जितने भी अंग्रेजों के स्कूल थे, कॉलेजेस थे, जहाँ पे कि हमारे भारत के बच्चे पढ़ते थे, उन्होंने वहाँ से छोड़ दिया, कहा कि हम अंग्रेजों के स्कूल में नहीं पढ़ेंगे क्योंकि हम उसका साथ ही नहीं देना चाहते हैं। नॉन कॉपरेशन का मतलब क्या हुआ, हम आपका साथ नहीं देंगे। तो अब यहाँ पे हमारे सारे बच्चे वहाँ से छोड़ दिए, ठीक है, उसको वहाँ से स्कूल्स को उन्होंने छोड़ दिया। आगे मैनी लॉयर्स सच एज मोतीलाल नेहरू, सी आर दास, सी राजा गोपालचारी एंड असफ अली गिव अप देयर प्रैक्टिस। जितने भी बड़े बड़े लॉयर थे, लॉयर ये सारे के सारे लॉयर के नाम है, ठीक है ना, इन लोगों ने भी कोर्ट जाना बंद कर दिया। अब बंद करने का मतलब यहाँ पे है सीधा सीधी अंग्रेजों को झटका लगाना, है ना। आगे ब्रिटिश टाइटल्स वेर सरेंडर एंड लेजिस्लेचर्स बॉयकॉटेड। जितने भी हमारे ब्रिटिश का टाइटल्स थे, टाइटल्स का मतलब यहाँ पे है जितने भी हमारे सैनिक, सिपाही, जितने भी बड़े बड़े पद पे हमारे इंडिया के लोग थे उसके अंदर, अंग्रेजों के अंदर जो काम करते थे, उन्होंने सरेंडर कर दिया, कहा कि नहीं हम आपके अब साथ काम नहीं करेंगे, ठीक है। एंड लेजिस्लेचर बॉयकॉटेड। और आपको जैसा कि मालूम है कि मुस्लिम्स को थोड़ा बहुत अंदर जाने का मौका मिल गया था, यानी कि वो लोग बैठ के नियम कानून बनाते थे, उन लोगों ने भी कह दिया कि हम आपके साथ अब काम नहीं करेंगे, उन्होंने भी कह दिया। और ये सारा का सारा क्यों हो रहा है, क्योंकि गांधी जी ने कहा था नॉन कॉपरेशन मूवमेंट चालू किया जाए, यानी कि अंग्रेजों का साथ पूरी तरीके से छोड़ दो। तो लोगों ने छोड़ दिया, क्योंकि गांधी जी का एक एक बात लोग मानते थे, बहुत बड़े लीडर थे। हम लोग जितना अभी बोल रहे हैं ना, बोलने से भी कई ज्यादा वो थे, है ना। उसके बाद फॉरेन क्लॉथ्स वेयर बॉन्ड इन लार्ज नंबर। जितने भी विदेशी कपड़े थे, कोट पैंट प्रकार के सारी चीजें, हम लोगों के भारत के लोग क्या पहनते थे, धोती कुर्ता, वो उन लोगों ने हम लोगों को आदत डलवा दिया, जीन्स पैंट सबका। तो हम लोगों ने इसको पूरी तरीके से बड़े लेवल पे जलाना शुरू कर दिया। इसको ना कैसे जलाया जाता था मालूम है, जैसे होलिका दहन होता है ना, बड़े बड़े लेवल पे एकदम पहाड़ जैसा इकट्ठा करो, उसके बाद उसमें आग लगा दो, उसी प्रकार से कपड़े को जलाया जाता था। इसके लिए एक बहुत अच्छा सा वर्ड इस्तेमाल किया जाता है, बॉन फायर। बॉन फायर का मतलब होता है बड़े लेवल पे इकट्ठा करो और एक ही बार में आग लगा दो। तो जीन्स पैंट शर्ट इन सब चीजों में बड़े लेवल पे आग लगा दिया जाता था। The imports of foreign cloth fell drastically between 1920 and 1922। अब यहाँ पे कोई भारत के लोग अंग्रेजों के कपड़े को खरीद ही नहीं रहा था। अब जब नहीं खरीद रहा है तो क्या वो यहाँ पे आएगा कपड़ा लेके, नहीं आएगा। तो ये उनका जो इंपोर्ट था कपड़ों का, यानी कि भारत में जो कपड़ा लेके वो आते थे, वो पूरी तरीके से गिर चुका था, मतलब कि कोई लोग खरीद ही नहीं रहा है
है ना। तो 1920 और 1922 के बीच में उनका जो कपड़ा आता था ब्रिटेन से बन के भारत में बिकने के लिए, वो हम लोग खरीदते ही नहीं थे। जब खरीदेंगे नहीं तो उनको प्रॉफिट नहीं होगा। तो यहाँ पे अब धीरे धीरे जो है ना अंग्रेजों को गुस्सा आ रहा था कि ऐसा भारत के लोग क्यों कर रहे हैं, है ना। तो ये था हमारा पूरी तरीके से नॉन कॉपरेशन मूवमेंट और खिलाफत मूवमेंट। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। उसके बाद अगले वाले क्लास में बात करेंगे पीपल्स इनिशिएटिव्स। ठीक है, चलिए थैंक यू वेरी मच।